नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज डेट हो चुका है 4। तो स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 के प्रसार के लिए भविष्यवाणी डैशबोर्ड जो है विकसित की है? भविष्यवाणी डैशबोर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है वन, ऑप्शन वन, दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने जो है इसको विकसित किया है। तो मैं आपको एक बार वो डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। और इसका जो नाम रखा गया है वो है प्रकृति। क्या नाम रखे गए? प्रकृति, ये इस डैशबोर्ड का नाम है। तो ये जो है एक वेब आधारित डैशबोर्ड है। वेब वेब आधारित जो है डैशबोर्ड है। और ये जो प्रकृति है, इसका जो फुल फॉर्म है, ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वो है पी रिडक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक है। और ये जो डैशबोर्ड है वो भारत में 3 हफ्ते, 3 सप्ताह, 3 सप्ताह की जो है अवधि तक जो कोरोना 19 जो है कोविड-19, उसके जो है डेटा जो है राज्यवार, एक राज्यवार और जिलेवार, जिले वाइज जो है अपडेट करता है। ठीक है। यानी कि ये अपडेट करता है, या ये कह सकते हैं भविष्यवाणी करता है। और इसमें जो प्रशासनिक हस्तक्षेप है और जो वायरस संक्रमण का जो संकट है, मौसम के पैटर्न के हिसाब से बदलाव के कारण जो विभिन्न प्रभावों का जो समायोजित करने के लिए जो डेटा जो है वो सब जो है साप्ताहिक साप्ताहिक यानी कि एक सप्ते में जो है वो अपडेट होते रहते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस जाति के लिए जो है भोजन सुनिश्चित करवाने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है चकमा। दोस्तों, ये जो भोजन के लिए न केवल चकमा, नॉट ओनली नॉट ओनली ये जो आप देख रहे हैं चकमा, बल्कि इसके अलावा एक और जाति थी जिसने इस के भोजन के लिए जो है हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था। और वो दूसरी जाति का नाम है हजों। हजों, ये दोनों जातियां जो है, इन दोनों के लिए जो है कहा गया था। अब ये प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग जो है डायरेक्ट इन्हीं दोनों जातियों ने की थी, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम के द्वारा की गई थी। तो इस ये जो है किसी माध्यम के द्वारा की गई थी। तो माध्यम क्या था? माध्यम था इनका जो अधिकार एवं माध्यम था इनका अधिकार एवं एवं जोखिम, अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण विश्लेषण ग्रुप जो है, ये सभी जो ग्रुप है जो है प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि ये जो अब जो है अपन इन दोनों समूह के बारे में, एक चकमा, दूसरा हाजोंग समूह के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये जो दोनों हैं, स्पेशली अगर हम बात करें पहले चकमा समूह की, तो ये जो है इसमें प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और जो हजोंग जाति है, हजोंग हजोंग जो है उसका संबंध हिंदू धर्म से, किससे है? हिंदू धर्म। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें इनके जो मूलतः ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों ही जाति, चकमा और हजोंग, ये दोनों ही जाति जो है पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव, कौन सा गांव? चटगांव, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसको कहा गया है। ठीक है। तो उसका जो है चटगांव हिल ट्रैक्टस, हिल ट्रैक्टस, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ के निवासी थे। लेकिन जब बांग्लादेश में एक बांध बनाया गया था
और उस बांध का नाम था कपटाई। बांध का नाम था कपटाई, ठीक है। और ये किस नदी में बनाया गया था? ये बनाया गया था कर्णाफुली। ये जो है बांग्लादेश की नदी है, इसके ऊपर कपटाई बांध बनाया गया था, ये बांध का नाम है। तो इसकी वजह से जो है इनके इलाके में जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे ये पूरी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया। कब? 1960 में। 1960 में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया। तो उसके बाद जो है बांग्लादेश में और इनके साथ जो है धार्मिक उत्पीड़न के जो है शिकार हो चुके थे। तो इसकी वजह से जो है ये असम की एक घाटी है, असम की असम की जो है लुडाई, कौन सी पहाड़ी? एक लुसाई, ये इस पहाड़ी का नाम है। इस पहाड़ी से ये जो है भारत में आए थे। और यही आज की जो पहाड़ी है जो मैंने अभी आपको बताया, लुसाई, लुसाई, ये जो है आज मिजोरम के नाम से जाना जाता है, मिजोरम, ठीक है। तो ये जो है लुसाई घाटी के द्वारा जो है भारत में एंटर किए थे और वो आज जो है मिजोरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है सरकार ने अधिकांश शरणार्थियों को जो है उत्तर पूर्वी सीमांत, कौन सा? उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी, कौन सी एजेंसी? उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी, सीमांत एजेंसी, ठीक है। तो इसको जो है बनाए गए, जो इसमें जो है राहत शिविर थे जो चल रहे थे, उसमें जो है इन सबको जो है अधिकांश जो शरणार्थियों को भेज दिया जाता है। और ये जो एरिया है वो आज जो है अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है वर्ष 2015 के, वर्ष 2015 में, कब? 2015 में सुप्रीम कोर्ट इनको ऑर्डर देता है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय जो है भारत सरकार को अरुणाचल प्रदेश में रह रहे अधिकांश चकमा और हजोंग शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का जो है आदेश दे देता है, नागरिकता प्रदान करने का, नागरिकता प्रदान करने का जो है आदेश दे देता है। कब देता है? 2015 में, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन से वंचित करना अनुच्छेद संविधान के जो है किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद नंबर 23, ठीक है। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 23। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इसके ऑप्शन पे ज़रा एक बार गौर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अनुच्छेद 32 देख पा रहे हैं, ये किसके लिए है? ये इसको यूज़ किया जा सकता है, ये हमें बताता है जैसे यदि इसके तहत हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार कितने हैं अपने? मूल अधिकार, मूल अधिकार अपने 6 हैं। ये जो मूल अधिकार हैं अगर इनका उल्लंघन होता है, ठीक है, अगर इनका उल्लंघन होता है तो अपन न्यायालय में, न्यायालय में जो है न्यायालय से जो है न्याय की मांग अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो कि अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 अपने को क्या बताता है? जैसे इसके तहत जो है किसी दशाओं में काम, किसी भी दिशा में काम, शिक्षा और तीसरा जो है लोक सहायता पाने का अधिकार देता है अपने को, लोक सहायता। तीन चीज़ें जो है इसके अंडर है, काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये तीनों को पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 देता है, ठीक है। और इसके ऑप्शन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये जो है ये बताता है कि इसके तहत जो राज्य सरकार हैं, राज्य सरकारें, संसद, संसद और जो राज्य विधायिकाएं हैं, राज्य विधायिकाएं, ठीक है, विधायिकाएं,
और जो स्थानीय हैं या इसके अन्य जो अधिकारी हैं जो वो जो हैं भारत के क्षेत्र में या फिर किसके क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में आएंगे या फिर भारत सरकार के क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, भारत सरकार के क्षेत्र में आएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सिद्धांत के तहत भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट दे रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है गुजराल के तहत। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी अगर अब आप पाना चाह रहे हैं तो आपको जो है एक समझौता हुआ था इसके तहत, उसका नाम था फरक्का, फरक्का समझौता। इसके बारे में आप जानकारी लें तो आप जो है इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। गुजराल सिद्धांत, ये एक सिद्धांत था गुजराल सिद्धांत। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जल शक्ति अभियान जो है, जल शक्ति अभियान कब शुरू हुआ था। तो जल शक्ति अभियान जो है, और जो क्वेश्चन है वो जल शक्ति अभियान से रिलेटेड है। ये हमें इसमें बताना है कि अभियान जो है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है अपना 1 जुलाई 2019 को जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जल शक्ति अभियान है ये है क्या, क्या अभियान है ये। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1 जुलाई 2019 को की गई थी। ठीक है, और इस अभियान के तहत जो है जल संकट से जूझ रहे, जल संकट से जिनको जहाँ पर पानी की कमी है उससे जूझ रहे कितने 256 डिस्ट्रिक्ट, 256 256 ज़िले जो हैं इनको शामिल किया गया था जिनमें पानी का संकट था, जल का संकट था। तो और इस अभियान के तहत जो है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम जो है मानसून के दौरान जो है, मानसून के दौरान प्राप्त वर्षा से प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 जुलाई से 15 सितंबर, 1 जुलाई से 15 सितंबर। ठीक है, 1 जुलाई से 15 सितंबर। और वहीं इसका अलग दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में जो है वो इसकी डेट जो है 1 अक्टूबर से जो है 30 नवंबर तक रखी गई थी। ठीक है, ये संचालित किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो अभियान है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है, करंट में इसकी क्या सिचुएशन है, तो ये लगभग अभी जो है 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ जो लोग हैं इस अभियान में अभी जुड़ चुके हैं। ठीक है, और 75 लाख जो पुराने हैं, जो पारंपरिक एवं अन्य जो जल स्रोत थे जैसे तालाबों, इनको जो है सही करवाया जा चुका है। लगभग कितने 75 लाख। ठीक है, और अब हम जो है चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये यहाँ पे आप जो है एक जल शक्ति अभियान का जो है एक लोगो देख पा रहे हैं। ये आप लोगो देख पा रहे हैं एक जल शक्ति अभियान का। इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ ऑप्शन जो है, कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पूरे देश में पेयजल हेतु नल का जल उपलब्ध कराने के, यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप कि नल का जल, ठीक है, उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो इसका जो आंसर है वो है जल जीवन अभियान। इसके तहत जो है 2024 तक जो है सरकार ने एक चला रखा है कि 2024 तक सरकार हर एक बंदे के पास, हर एक घर में जो है नल का जल जो है उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं पोस्टर जल जीवन मिशन का, जल जीवन जो कार्यक्रम है उसका जो है
एक पोस्टर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, UIDAI की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो UIDAI, इससे पहले कि हम अपने यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो है कि ये है क्या, UIDAI क्या है? तो ये जो है, इसकी जो मैं आपको पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है वो है द यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन 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 अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो थी इसकी फुल फॉर्म। अब हम बात करें इसको हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, तो हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं भारतीय भारतीय विशिष्ट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या कहेंगे? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये इसको हिंदी भाषा में अपन कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये भी हाल फिलहाल ये चर्चा में क्यों? तो अभी जो है इसने कॉमन सर्विस सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर्स को जो है आधार अपडेटन, अब जो अपन आधार अपडेट करवाते हैं उसकी सुविधा प्रदान करने की जो है अनुमति दे दी है इसने। और जो अभी तक जो अगर बात करें तो अपने इंडिया में कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो लगभग 20,000 के आसपास है अभी वर्तमान में, ये करंट सिचुएशन। और इसकी जो स्थापना है वो भारत के निवासियों को आधार प्रदान करने की, एक ही लक्ष्य था इसका कि भारत के निवासियों को आधार आधार प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 2016। ठीक है, इसका आंसर 2016। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं उड़ाई की कुछ प्रोसेस स्टेप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, आधार से रिलेटेड है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB द्वारा भारत को कितना उधार जो है दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है $1.5 बिलियन। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये ADB क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ADB की फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये अभी चर्चा में क्यों है। तो ये अभी चर्चा में इसलिए है कि अभी जो आप जितना आप जानते हैं अभी कि कोविड-19 जो है अभी एक महामारी फैली हुई है। तो उससे उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उस बीमारी को, संक्रमण को नियंत्रित करने और इसकी रोकथाम तथा गरीबी एवं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे एक सहयोग दिया गया है एक। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की स्थापना जो है कब की गई? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 2010। ऑप्शन ऑप्शन ए इसका आंसर है। ऑप्शन ए इसका जो है आंसर है। तो
बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो है पीटर्सबर्ग जो है जलवायु संवाद है क्या। इसको जो अपन शॉर्ट में PCD कहेंगे, ठीक है, PCD। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंग्लिश में इसको कहते हैं PCD, अपन इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको जो है वर्ष 2010 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2010 में बनाया, इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना कहाँ पे की गई थी? ये जर्मनी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जर्मनी की जो चांसलर थी, कौन? चांसलर, चांसलर के द्वारा की गई थी। और उस चांसलर का नाम जो था वो था एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल, ठीक है। इसके द्वारा ये जो है पहल प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो अब जो है वर्ष 2009 में, कब? 2009 में। और अब जानना ये होगा कि इतनी ज़रूरत इसकी क्यों पड़ गई स्थापना करने की। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इससे एक साल पहले वर्ष 2009 में एक जो एक मीटिंग हुई थी, या एक कहें वार्ता हुई थी, वो जो है निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की वजह से जो है PCD का निर्माण हुआ। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का जो है प्रारंभ किया गया था। और वो मीटिंग जो है वो थी कोपेन हैगन, कोपेन हैगन जलवायु वार्ता, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि ये हाल में चर्चा में क्यों है। तो हाल में ये चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी जो है भारत ने प्रथम वर्चुअल पीटर्स जलवायु संवाद में 30 देशों के साथ, कहते हैं 30 कंट्रीज के साथ जो है अभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों पर जो है विचार विमर्श किया गया है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि COP26 आयोजन जो है किया जा रहा था, कब किया जा रहा था, वो जो है आपको बताना है डेट। तो इसका जो आंसर है वो है नवंबर 2020 को जो है किया जाना था। लेकिन जो है अब जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी एक महामारी की वजह से जो है कोविड-19 की वजह से जो है इसकी जो डेट है वो अब फिर आगे बढ़ा दी गई। अब ये जो है इसका आयोजन जो है वर्ष 2021 में किया जाएगा, ठीक है। और अब जो है एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि ये कहाँ पे किया जा रहा था, इसका जो आयोजन अभी जब नवंबर, जब अगर मान लो कि ये होता तो ये कहाँ पे होना था? ये होना था ग्लासगो, ग्लासगो, ग्लासगो कहाँ पर है? तो ये जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो है एक शहर, वहाँ पे जो है अभी नवंबर 2020 में होना था, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये कोप, कोप क्या है, ठीक है। तो कोप का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो अभी जो है कोप जो है वो UNFCCC सम्मेलन का जो है सर्वोच्च निकाय होता है या सबसे ऊपर होता है। इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों को जो है सम्मेलन में शामिल किया जाएगा, और जो हर वर्ष ये जो है आयोजित करता है, ये सब चीज़ें जो है ये देखता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सामरिक पेट्रोल के भंडार में ऑप्शन जो है इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। ऑप्शन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है, नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है चेन्नई, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है NTPC स्थापना कब की गई थी। तो NTPC का जो स्थापना वर्ष है वो है 1975, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो अभी अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये अभी चर्चा में क्यों है, क्या ये करता है, ये सब चीज़ें अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक फुल फॉर्म बता देता हूँ कि NTPC की फुल फॉर्म क्या है।
तो एनटीपीसी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और हिंदी भाषा में अगर बोलना हो तो इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय ताप विद्युत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ये इसको अपन बोलेंगे। ठीक है। अब जो है हाल ही में ये जो है लेह और नई दिल्ली, कहाँ कहाँ पे? लेह और नई दिल्ली, लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित जो है इलेक्ट्रिक बस और 10 जो है इलेक्ट्रिक कार, 10 इलेक्ट्रिक बस हैं और 10 इलेक्ट्रिक कार, ये जो है इसकी वैश्विक अभिरुचि के लिए आमंत्रित इसने जो है किया है। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, तो यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं कि एनटीपीसी का एक डायग्राम, आप पिक्चर जो है देख पा रहे होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीपीसीबी की जो है स्थापना कब की गई थी? तो सीपीसीबी की जो है स्थापना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीपी, पहले मैं अगर आंसर की ओर जाऊँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सीपीसीबी है वो क्या है और अभी हाल फिलहाल जो है चर्चा में क्यों है। तो सीपीसीबी की जो फुल फॉर्म है, सीपीसीबी की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। क्या फुल फॉर्म? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और अगर हम इसको हिंदी भाषा में जानना चाहें कि हिंदी भाषा में इसको क्या कहेंगे, तो हिंदी भाषा में इसको केंद्रीय प्रदूषण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये अपन इसको हिंदी भाषा में कहेंगे। तो अभी ये चर्चा में क्या है वो जान लेते हैं कि अभी जो है सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिससे आपने अभी सुना ही होगा कि जो है वायु प्रदूषण में जो है कमी आई है, लेकिन कुछ जगहों पे गंगा नदी का जो जल है वो उसका स्तर में कुछ खास प्रभाव जो है देखने को नहीं मिला है। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक सीपीसीबी का आप लोगो देख पा रहे होंगे, कंट्रोल पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसका फुल फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया। और ये यहाँ आप इनका ध्येय वाक्य देख पा रहे होंगे, स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में जो है भारत का स्थान जो है क्या है? किसमें? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019। तो इसमें जो इसकी रैंक है वो थी 7। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ शब्द आया वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसका जो है क्या मतलब है, क्या होता है ये, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ऑस्ट्रेलिया स्थित, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या है? इकोनॉमिक्स फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इसको जो शॉर्ट में वो IEP लिखेंगे अपन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसके द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जो है एक लिस्ट जारी की जाती है वैश्विक आतंक सूचकांक की। ठीक है। तो इसमें जो है वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित आंकड़ों के साथ साथ जो है विभिन्न देशों के आतंकवाद की स्थिति के आधार पर जो है रैंक दी जाती है, आतंकवाद की स्थिति के आधार पर रैंक दी जाती है। तो IEP के द्वारा यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है अभी जारी किए गए सूचकांक में प्रमुख रूप से जो है मैरीलैंड विश्वविद्यालय, कौन सा विद्यालय? मैरीलैंड
ये एक विश्वविद्यालय जो कि ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस का जो है उपयोग करके एक रैंक जारी करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मीडिया कर्मियों के लिए 50 लाख का एक बीमा करवाने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है अभी वो है आसाम। इससे पहले हरियाणा ने भी एक घोषणा की थी, लेकिन वो 10 लाख रुपए के लिए थी, 10 लाख। ठीक है, और ये जो 50 लाख है उसका जो अभी जो 50 लाख का जो है बीमा कराने वो इसका आंसर जो है आसाम है। ठीक है, तो आज की लिए जो है इतना ही। और आगे के करंट अफेयर की वीडियो के लिए अगर आप डेली अपडेट पाना चाह रहे हैं तो आप जो है अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।